प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यानमाला में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम नए निबंधकार और नए निबंध पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। हमारा निबंध रहेगा भूमि को देवत्व प्रदान, जिसके निबंधकार हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सर्वप्रथम हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन पर, उनकी रचनाओं पर, इन सब पर चर्चा करते हुए फिर हम इस निबंध पर आएंगे। निबंध के क्या उद्देश्य हैं या निबंध की रचना किस तरह की है, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वासुदेव शरण जो हैं उनके जीवन में व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उन सब पर विचार करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण भारत के एक जाने माने विद्वान रहे हैं, जो मातृभाषा के ही नहीं, हिंदी भाषा के ही नहीं, बल्कि इतिहास के क्षेत्र में भी आपका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। संस्कृति के और कला के क्षेत्र में भी आपका नाम बड़ा जाना माना रहा है। जहाँ तक इनके जन्म का सवाल है, आपका जन्म 7 अगस्त 1904 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और आपका निधन जो है वो 26 जुलाई 1967 को हुआ। मूलतः आप विद्वान थे, लेखक थे और राष्ट्रीयता का तो कोई अपने सवाल उठाने का मतलब ही नहीं है। भारतीय थे तो कहीं कोई संशय है ही नहीं। और जहाँ तक इनके काल का संबंध है कि हम इनको किस काल में लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इनका काल आधुनिक काल कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद आप दिल्ली आ गए थे और वहाँ राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय को स्थापित करने में भी आपका काफ़ी योगदान रहा था। और मथुरा का जो मथुरा संग्रहालय है उसमें भी आपने सेवाएं प्रदान की थी। तो ये तो था इनका एक बहुत संक्षिप्त परिचय। अब थोड़ा सा हम इनकी जानकारी थोड़ी विस्तार में लेते हैं कि वासुदेव शरण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, मेरठ जनपद में हुआ था और खेड़ा नामक गांव में हुआ था। गांव का नाम खेड़ा था। चूँकि इनकी माताजी लखनऊ की रहने वाली थी, तो इनका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और माता पिता की छत्र छाया में रह करके आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की और फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से 1929 में आपने एमए की और 1940 में आपने मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1941 में पीएचडी तथा 1946 में आपने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की, जो कि पीएचडी के बाद की एक डिग्री होती है। और 1946 से 1951 तक आप सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट के रूप में काम किया। देखिए, इनका बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व यहाँ साफ दिखता है कि किन किन विभागों में किस किस तरह का काम किया, ये यहाँ हमको स्पष्ट हो जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के भी आप अध्यक्ष रहे। हम ये चीज़ जानते हैं कि 1951 में, या नहीं जानते हैं तो जान लें कि 1951 में आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर पद पर सुशोभित रहे। किसमें? कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, जिसका नाम भारतीय महाविद्यालय था, उसमें प्रोफेसर का पद सुशोभित किया। और 1952 में आप लखनऊ में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हो गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम आपका रहा वो ये था कि व्याख्यान माला पाणिनि पर आयोजित आपने की थी। इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय
परिषद, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस और फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई इत्यादि संस्थाओं के आप सभापति भी रहे। और 1967 में आपका निधन हो गया, आपका देहावसान हो गया, आपका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद जब हम रचनात्मक परिचय पर आते हैं कि आपने कौन सी ऐसी रचनाएं की जिनके लिए हम इनको याद करते हैं, इनका जो यश था उस यश के अनुसार ही आपने संस्कृत और हिंदी दोनों में ही अनेकों ग्रंथों की रचना की। उनमें उनका सांस्कृतिक अध्ययन किया, उनकी व्याख्या की। जैसे संस्कृत में कालिदास और बाणभट्ट के ग्रंथों से लेकर के पुराण एवं महाभारत तक, अर्थात भारत के प्राचीन ग्रंथों से लेके संस्कृत के जो कालिदास और बाणभट्ट के ग्रंथ जो आते हैं वहाँ तक, और इसके बाद भी आपके अध्ययन के क्षेत्र रहे। हिंदी में विद्यापति के अवहट्ट काव्य से लेकर जायसी के अवधी भाषा के अमर काव्य पद्मावत तक आपने बहुत ही विशाल कार्य किया, बहुआयामी कार्य किया। इन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया, जिसे हम अवगाहन के रूप में कह सकते हैं, इनका अवगाहन किया। और पाणिनि कालीन भारतवर्ष नामक उनकी एक कृति इन्होंने रचित की थी। उसको ये माना जाता है कि ये भारत विद्या का अनुपम ग्रंथ है। भारत विद्या का मतलब भारतीय संस्कृति, भारत का इतिहास और भारत के बारे में जो समस्त जानकारी है वो हमको इसमें प्राप्त होती है। और इसको एशियन भाषा के अंतर्गत, एशियन सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें इन्होंने पाणिनि का जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके माध्यम से भारत की जो संस्कृति रही है, हमारे भारतीयों का जो जीवन दर्शन रहा है, उस पर प्रकाश डाला है। और भाषा एवं साहित्य के सहारे उसका सहारा लेते हुए भारत का पूरा अनुसंधान किया है, पुनः अनुसंधान किया है। भारत को नए तरीके से उन्होंने इनके माध्यम से देखा है। और इस ग्रंथ में उन्होंने जो अध्ययन किया है, जो विचार किया है, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है। और यही कारण है कि ये ग्रंथ एक तरह से विश्वकोश का रूप ले चुका है और इसका अध्ययन भी काफ़ी सुलभ हमको हो जाता है। अब आते हैं वासुदेव शरण की रचनाएं। ये ऊपर तो एक मुख्य चीज़ मैंने बता दी कि किस तरह से आप बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं। इनकी रचनाओं में मैं सर्वप्रथम लूँगा, चूँकि हम निबंध के क्षेत्र में चल रहे हैं तो सर्वप्रथम मैं निबंध को ही लूँगा। मैं अक्सर बाद में लेता हूँ निबंधों को। पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति, वाग्धारा, पूर्ण ज्योति इत्यादि इनके निबंध संग्रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक निबंध भी आपके रहे हैं, जैसे महापुरुष श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और मनु, इन पर भी आपके निबंध रहे हैं जो इतिहास और पुराण से संबंधित रहे हैं। इसके अलावा आपने आलोचना के क्षेत्र में भी कार्य किया, जिसमें जो पद्मावत था उस पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित्र का अध्ययन, हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन जो है वो आपने लिखा या किया। आपका शोध ग्रंथ जो है वो नवीन कालीन भारत रहा है। इसके अलावा इनके विवेचनात्मक अध्ययन जो है, मेघदूत एक अध्ययन है, हर्षचरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन है, पाणिनि कालीन भारत जो 1955 में लिखा गया और चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से छपा, वो भी आपका ही लिखा था। पद्मावत
मूल और संजीवनी व्याख्या जो है ये भी 1955 में ही आपकी आई, और साहित्य सदन द्वारा जो झांसी से आता है उसका लिखा गया। कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन जो 1957 में चौखंबा द्वारा लिखा गया। मार्कंडे छपा वहाँ से। मार्कंडे पुराण जो है एक सांस्कृतिक अध्ययन, वो 1961 में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित हुआ। इसके अलावा कीर्ति लता जो कि एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन था, जिसकी हम कह सकते हैं संजीवनी व्याख्या सहित, ये भी 1962 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ। भारत सावित्री आलोचनात्मक संस्करण जो है उस वो पाठ जो है वो भी आपका प्रकाशित हुआ, और ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। अब कुछ इन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, जैसे भारत की मौलिक एकता जो लीडर प्रेस इलाहाबाद में जो छपा था उसके, और उरु ज्योति 1952 में कन्हैयालाल वैदिक प्रकाशन द्वारा किया गया था। कल्प वृक्ष 1953 में आपके द्वारा छपवाया गया था, जो सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ था। माता भूमि 1953 में, कला और संस्कृति 1952 में, इतिहास दर्शन 1978 में, भारतीय धर्म मीमांसा जो है पृथ्वी प्रकाशन द्वारा संपादित की गई, प्रकाशित की गई थी। संपादन एवं अनुवाद भी आपके द्वारा कुछ ग्रंथों का किया गया था, जिसमें पोदार अभिनंदन ग्रंथ जो 1953 में आया था, हिंदू सभ्यता 1955 में जो है राधा कुमुद मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी, उसका हिंदी संस्करण था, इस पुस्तक का अनुवाद था। और सिंगार हाट जो मोतीचंद के साथ था, ये 3 किताबें इनकी संपादन एवं अनुवादित रूप में हमारे सामने आई। इसके अलावा अंग्रेजी में भी आपके कुछ रचनाओं का प्रकाशन हुआ, जैसे वैदिक लेक्चर्स, विजन इन लॉन्ग डार्कनेस, हाइमन ऑफ क्रिएशन, द डीड्स ऑफ हर्षा, इंडियन आर्ट, इंडिया ए नेशन, मास्टरपीस ऑफ मथुरा स्कल्पचर, और इसके अलावा एंशियंट इंडियन फोक कल्ट, ये कुछ ऐसी रचनाएं थी जो आपकी प्रकाशित हुई। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ हिंदू टेम्पल एंड अदर ऐसे, और इसके अलावा ए म्यूजियम स्टडीज, और वाराणसी सील एंड सीलिंग। इसके अलावा कुछ ग्रंथों का आपने संपादन भी किया, जैसे इम्पीरियल गुप्ता एपिग्राफा, और द सॉन्ग सेलेस्टियल जो गीता का ट्रांसलेशन बाई अमोल्ड है उसको किया आपने, और क्लाउड मैसेंजर मेघदूत जो है उसका जो है ट्रांसलेशन आपने किया, संपादन इसने किया। और यदि हमको इस बारे में और अधिक जानना होता है तो हम साहित्य अकादमी दिल्ली में इनकी जो लगभग जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हैं इस वक्त, और उनको हम देख सकते हैं। तो इस चीज़ इनके अलावा हम ये कह सकते हैं कि आपने जो ये रचनाएं की, जो कार्य किए, उनसे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि आप खाली एक भाषाविद ही नहीं थे, एक खाली साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व आपका था, और वही रूप हमारे सामने निकल करके आते हैं। और यही कारण रहा कि भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य, इन सब पर गहन अध्ययन आपका रहा, और इस गहन अध्ययन के फलस्वरूप ही विभिन्न संस्थानों में आपने सभाध्यक्ष के रूप में, व्याख्याता के रूप में, या स्थापनाकर्ता के रूप में कार्य करते हुए भारतीय साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और आगे हम जब इनके बारे में जानेंगे तो और भी अधिक इनके प्रति हमारे मन में भावनाएं जागृत होगी, और भारतीय संस्कृति और साहित्य के एक अध्येता के रूप में, उनके अग्रणी व्यक्तित्व के रूप में आपको पूरी श्रद्धा और पूरी आदर के साथ हम जानेंगे। इसी के साथ
आज की ये बातचीत मैं यहीं उसको विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।